हेलो फ्रेंड्स, आज बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर का आज थर्ड डे का क्लास है। आज का टॉपिक है टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में आज हम लोग जानेंगे और उसकी डिफिनीशंस मैं आपको लिख दिया हूँ, जो देखिए एक बार आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको डिफिनीशंस जो दिया गया है उस डिफिनीशंस को आप देख रहे होंगे कि डिफिनीशंस में क्या कहा जा रहा है। तो उस डिफिनीशंस की मीनिंग को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि डिफिनीशंस की मीनिंग को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम आगे स्टडी जो भी कर रहे हैं उस चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो आज की जो क्लास है आपको टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि डिफिनीशंस। अब डिफिनीशंस मैंने तो इतना मतलब हल्का कर दिया है आपको कि आपको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा और दिख भी रहा होगा स्पष्ट। तो देखिए, देखते हैं। फ्यूल टेलर वाज एन अमेरिकन हु ज्वाइंस मिडवेल स्टील वर्क्स एज अ मर्चेंट मैकेनिस्ट. He conducts his experiment to find some scientific way of doing management. ठीक है? Scientific management involves the application of a scientific approach to marginal decision making. फ्योल के द्वारा दिया गया आपको जो वो उन्होंने अपने अनुसार साइंटिफिक मैनेजमेंट की डिफिनीशंस दिए हैं वो है आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट कंजिक्ट्स इन नोइंग व्हाट यू वांट मीन टू डू एग्जैक्टली एंड सीइंग टू इट दैट दे डू इट इन बेस्ट एंड द चीपेस्ट मैनर. ठीक है, ये है डिफिनीशंस जो मैंने आपको इंग्लिश में लिखा है। ये डिफिनीशंस को आप एग्जाम में भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके बारे में बता सकते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा डिफिनीशंस, आप लोग आराम से इसको लिख भी सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, इसको समझने की जरूरत है। तो समझिए कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ क्या है। ठीक है, तो प्रबंध की रूढ़िवादी विचारधाराओं को छोड़कर आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं का प्रयोग करना ही वैज्ञानिक प्रबंध है। इसके अंतर्गत प्रत्येक कार्य का बारीकी से अध्ययन करते हुए यह सुनिश्चित किया जाता है कि संस्था के सभी काम सस्ते एवं कुशलता पूर्वक ढंग से पूरे हो। तो इसका मीनिंग आपको मैंने अभी समझाया, जो आपको सबसे सरल इसका डिफिनीशंस है जो मैंने बताया, आपको अवगत कराया, आपको समझ भी आ रहा होगा। आते हैं इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है वो देखिए। देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स विच आर फॉर्म्ड टू मैनेज बिजनेस साइंटिफिकली। तो यहाँ आपको उसके साइंटिफिकली मैनेजमेंट के बारे में बताया, उसको समझाने की अब जरूरत आ गई है। तो मैं उसको भी अब समझा दे रहा हूँ, क्योंकि कितने भी बच्चे होंगे जिनको मतलब ये डिफिनीशन समझ नहीं आ रहा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। तो समझिए क्या है। वैज्ञानिक प्रबंध की योजना को सफल बनाने के लिए उसके जन्मदाता F.W. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ठीक है, अब क्या क्या प्रतिपादन किया है, कौन कौन सिद्धांत है, तो सिद्धांत अब देखेंगे। सबसे पहला सिद्धांत हमारा क्या है, देखिए, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मतलब विज्ञान न कि अंगूठा राज्य, है ना। इसका हिंदी मीनिंग होता है विज्ञान न कि अंगूठा राज्य। ठीक है, अब इसको समझिए कि ये कहना क्या चाहता है। इसका इंग्लिश डिफिनीशन आपके बुक में दिया गया होगा, आप उससे नोट कर सकते हैं। इसके बारे में जानेंगे कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्या है। तो देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध में प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण पद्धतियों के आधार पर किया जाता है और अंगूठा राज्य का बहिष्कार किया जाता है। इसके अंतर्गत विद्वान
यानी कि इसके अंतर्गत में आपको कुछ चीज है जो विद्यमान है। परंपरागत रूढ़िवादी पद्धतियों की का परीक्षण किया जाता है और यदि वे विज्ञान की कसौटी पर सही उतरती है तो उनका उपयोग किया जाता है, अन्यथा उनको समाप्त करके उनके स्थान पर नवीन पद्धतियों का विकसित किया जाता है। दूसरे शब्दों में वैज्ञानिक प्रबंध परंपरा अथवा अंधविश्वास पर आधारित न होकर विज्ञान पर आधारित है। वैज्ञानिक पद्धति का विकास प्रयोगों द्वारा किया जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट डिफिनीशन साइंस नॉट ऑफ थंब का। आते हैं सेकेंड आपको दिख रहा होगा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या है? मतलब मौत्री न कि मतभेद। क्या है? मौत्री न कि मतभेद। इसके बारे में जानेंगे, इसकी डिफिनीशन आपके बुक में होगी, आप वहां से नोट कर सकते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि इसके अंतर्गत संस्था के विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली असंगतियों अर्थात मेल न खाने वाली या प्रतिकूल स्थितियों को समाप्त करके उन्हें अनुकूल बनाया जाता है। ठीक है। टेलर असंगतियों को दूर करने के इतने प्रबल समर्थक थे कि उन्होंने मशीनों की एक रूपता के संबंध में कहा था कि विभिन्न किस्मों जिनमें अधिकांश उच्च कोटि की, कुछ दूसरी कोटि की और कुछ तीसरी कोटि की क्यों न हो कि मशीनें लगाने का अपेक्षा यह कहीं अधिक अच्छा है कि एक ही प्रकार की मशीनें चाहे वे निम्न कोटि की ही क्यों न हो लगाई जाए। इससे कार्य परिणाम का तुलनात्मक अध्ययन करना सरल हो जाता है तथा कार्य निष्पादन के दुर्बल स्थलों का तुरंत पता लग जाता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक प्रबंध में परमापीकरण, सरलीकरण, विवेकीकरण तथा विशिष्टीकरण को महत्व दिया जाता है। इससे कच्चे माल, कार्य पद्धतियों, मशीनों तथा अन्य नीतियों में विभिन्नताओं के स्थान पर एक रूपता आती है। ये था हमारा क्या? हार्मोनिक नॉट डिस्कॉर्ड का डिफिनीशन जो मैंने अभी आपको बताया, और आपको इसका मीनिंग जो इंग्लिश में है वो आप अपने बुक से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तीसरा आप देखिए क्या कह रहा है कि कॉर्पोरेशन, दिख रहा होगा आपको यहाँ, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, है ना। अब कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म क्या है? सहयोग न कि व्यक्तिवाद। क्या? सहयोग न कि व्यक्तिवाद। इसमें इसका मीनिंग समझिए। वैज्ञानिक प्रबंध का तीसरा सिद्धांत यह है कि इसके अंतर्गत व्यक्तियों के स्थान पर सहयोग की भावना को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। यह सहयोग न केवल कर्मचारियों में आपस में ही बल्कि कर्मचारियों और मालिकों में भी हो। टेलर ने कर्मचारियों तथा मालिकों के मध्य सहयोग स्थापित करने के लिए मानसिक क्रांति की आवश्यकता पर बल दिया है। ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, इसके बारे में जो बताया। चौथा आपका पॉइंट है जो आपको दिख रहा होगा, मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्ट आउटपुट। ठीक है ना, रिस्ट्रिक्ट आउटपुट। यो इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन। मतलब वैज्ञानिक प्रबंध का चौथा सिद्धांत अधिकतम उत्पादन पर बल देता है। क्या देता है? अधिकतम उत्पादन पर बल देता है। यह सीमित उत्पादन की विचारधारा का विरोधी है। उनके अनुसार जितना अधिक उत्पादन होगा उतना ही अधिक लाभ होगा। जितना अधिक लाभ होगा मालिकों एवं श्रमिकों दोनों को उतना ही अधिक लाभों में से हिस्सा मिलेगा। जब दोनों को भरपूर लाभ मिलेगा तो लाभ के वितरण संबंधी विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो ये हमारा जो चौथा पॉइंट है वो बता रहा है। आइए पांचवा पॉइंट
देखते हैं पांचवा पॉइंट क्या है। तो पांचवा पॉइंट में कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हिज ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रोस्पेरिटी, है ना। ये हमारा पांचवा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट में आपको बता रहा था, पांचवा पॉइंट की बात क्या है, अब उसको समझेंगे हम कि प्रत्येक व्यक्ति का चरम कुशलता एवं संपन्नता तक विकास, है ना, संपन्नता तक विकास। अब इसको देखेंगे क्या कह रहा है। वैज्ञानिक प्रबंध में प्रत्येक श्रमिक को उसकी अधिकतम कुशलता एवं संपन्नता तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया गया है। इस दृष्टि से श्रमिकों की भर्ती वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर की जाती है। तत्पश्चात उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता गया है। इसके पश्चात कार्य करने की उचित एवं सुविधाजनक परिस्थितियों के अंतर्गत श्रम विभाजन के आधार पर समूचे कार्य का बंटवारा किया जाता है। ऐसा हो जाने पर जो व्यक्ति जिस कार्य को करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है उसे वही कार्य दिया जाता है तथा उन्हें प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति से पारिश्रमिक दिया जाता है। साथ में पदोन्नति के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। ऐसा करने से श्रमिकों में अधिकतम संपन्नता आती है। इसका श्रमिकों की उत्पादकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, अर्थात श्रमिकों की उत्पादकता में भारी वृद्धि होती है। कार्य के प्रति उनमें संतुष्टि की भावना जागृत होती है। ठीक है, तो हमारा पांचवा पॉइंट ये बता रहा था, जो क्लियरफाई मैंने किया, आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब आप आते हैं अगले पॉइंट पे। क्या कह रहा है, टेक्निक्स। टेक्निक्स नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि टेक्निक क्या है, यानी तकनीकी, जिसको हिंदी में हम लोग जानते हैं कि तकनीकी हम लोग इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, तकनीकी। तो क्या है टेक्निक्स। अब देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें अब जानना जरूरी है। टेक्निक में आपको सबसे पहला जो बात है वो टेक्निक के बारे में जानेंगे। क्या है तो सुनिए। वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों से आशय उन सभी विधियों से है जिनके माध्यम से वैज्ञानिक प्रबंध को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है ना। तो अब इसके लिए क्या है, इसके फंक्शन सब आपको दिए गए। सबसे पहला फंक्शन आपको क्या है, फंक्शनल फॉरमैनशिप। क्या है, फंक्शनल फॉरमैनशिप। अब उसके बारे में समझेंगे क्या है। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत एक संस्था में संपन्न की जाने वाली सभी गतिविधियों का गहन अध्ययन किया जाता है ताकि न्यूनतम प्रयत्नों से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। इसके लिए वैज्ञानिक प्रबंध में कार्य अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। टेलर अकुशलता के घोर विरोधी थे। वे अकुशलता जैसी बीमारी का सदा के लिए उन्मूलन करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित प्रयोग किए। सबसे पहला, समय का अध्ययन किया, गति का अध्ययन किया, थकान अध्ययन, फिर उसके बाद कार्यविधि अध्ययन। ठीक है, ये सभी बात है जो आपको फंक्शनल फॉरमैनशिप में बताती है। आते हैं सेकेंड, इसका पॉइंट क्या है। यहाँ पे देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, इसके बारे में है। अब इसके बारे में हम लोगों को जानने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में समझेंगे क्या है। तो इसका मीनिंग आप लोगों को आपके बुक में दी हुई है, आप वहां से नोट कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग इसका समझिए हमसे। इसको कहते हैं परमापीकरण। क्या कहते हैं, परमापीकरण। परमापीकरण वैज्ञानिक प्रबंध की प्रमुख विशेषता है। वैज्ञानिक प्रबंध में कोई भी बात श्रमिकों के ऊपर नहीं छोड़ी जाती है। न केवल इसके लिए परमापित किस्म के औजार दिए जाते हैं, बल्कि काम करने की परमापित विधियों का निर्माण भी किया जाता है। ये विधियां ऐसी होती है जिनके द्वारा कम से कम परिश्रम से अधिक कार्य किया जा सके। वैज्ञानिक प्रबंध में परमापित समय में परमापित विधियों द्वारा परमापित सामग्री से परमापित उत्पादन किया जाता है।
ये हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो हमें बता रहा है। अब आते हैं थर्ड, जो है आपका क्या है, मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या है? अब मेथड स्टडी के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। मेथड स्टडी का मतलब होता है कार्य विधि अध्ययन। क्या होता है? कार्य विधि अध्ययन। उसके बारे में अब समझेंगे। इसका मीनिंग आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपके बुक में होगा, आप वहां से नोट कर सकते हैं। इसका मीनिंग समझिए क्या है। कार्य विधि अध्ययन के अंतर्गत उत्पादन प्रक्रिया का व्यापक अध्ययन किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन के सभी संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जा रहा है ताकि लागतों को न्यूनतम किया जा सके। इसके अंतर्गत उत्पादन की प्रक्रिया को अलग अलग उप क्रियाओं में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि कच्चे एवं अर्ध निर्मित माल के आवागमन में कम से कम दूरी एवं समय लगे। ठीक है, ये सारी बात है जो आपको मेथड स्टडी में बता रहा है। मोशन स्टडी अब क्या है? देखिए मोशन स्टडी के बारे में जानने की अब जरूरत है। मोशन का मतलब ही आपको समझ में आ गया होगा, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मोशन मतलब गति होता है। ठीक है, तो गति अध्ययन के बारे में जानेंगे। श्री गिलब्रेथ के अनुसार गति अध्ययन वह विज्ञान है जिसके द्वारा अनावश्यक, अनिर्दिष्ट तथा अकुशल गति से होने वाली क्षति को रोका जा सके। वास्तव में कार्य करने की सर्वश्रेष्ठ रीति का पता लगाना गति अध्ययन कहलाता है। ठीक है, चलिए गति अध्ययन भी क्लियर हो गया। टाइम स्टडी, टाइम से ही पता चल रहा होगा कि टाइम स्टडी किसको कहा जाता है? समय अध्ययन। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि सामान्य योग्यता एवं सामान्य बुद्धि वाले सामान्य व्यक्ति को किसी कार्य को सामान्य रूप से संपन्न करने में कितना समय लगता है। इसी के आधार पर किसी कार्य को करने का परमापित समय ज्ञात किया जाता है। इस परमापित समय के अंदर प्रत्येक श्रमिक को उक्त कार्य को पूरा करना पड़ता है। इसके आधार पर ही मजदूरी की दर भी निश्चित की जाती है। जो इस परमापित समय से कम समय में काम करता है उसे अधिक मजदूरी तथा जो अधिक समय में कम काम करता है उसे कम मजदूरी दी जाती है। ये हो गया हमारा टाइम स्टडी 5 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट को देखेंगे फैटिग स्टडी के बारे में। अब हमको समझना होगा कि फैटिग स्टडी क्या है। मतलब थकान अध्ययन। फैटिग स्टडी का मतलब होता है थकान अध्ययन। अब इसके बारे में समझेंगे। श्रमिक उत्पादन का एक सक्रिय साधन है। निरंतर काम करने से एक समय के बाद वह थकान अनुभव करने लगता है। इस थकान का उसकी कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अर्थात वह गिर जाती है। थकान अध्ययन का उद्देश्य थकान होने के कारणों का पता लगाना एवं उसे दूर करने के उपाय करना है। इस संबंध में टेलर ने प्रत्येक क्रिया का विस्तृत अध्ययन करके यह पता लगाया कि थकान कब, क्यों और कैसे होती है। ठीक है, तथा उसे किस प्रकार सुधारा जा सकता है। उचित प्रयोग करने के बाद टेलर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि थकान को 2 प्रकार से कम किया जा सकता है। एक तो कार्य के बीच में आराम का समय देकर और दूसरा कार्य की उचित मात्रा निश्चित करके। श्रमिक भी इससे स्फूर्ति का अनुभव करता है। यह है हमारा फैटिग स्टडी जो 6 नंबर पॉइंट था, जिसके बारे में मैंने अभी आपको समझाया। 7 नंबर पॉइंट है एंड लास्ट है वो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। क्या है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम? उसके बारे में समझना है। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या है? तो ये है प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति। क्या है? प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति। श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए यह नितांत
आवश्यक है कि कारखानों में प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति अपनाई जाए। प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति से हमारा अभिप्राय मजदूरी देने की एक ऐसी पद्धति से है जिसके अपनाने से श्रमिक अधिकाधिक कार्य करने के लिए प्रेरित हो उठे। श्री टेलर ने इस बात का गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया और अधिक कार्य क्षमता तथा अधिक उत्पादन करने हेतु श्रमिकों को पारितोषिक का प्रलोभन देने के तत्व को वैज्ञानिक प्रबंध में महत्व दिया। ठीक है, ये हमको डिफरेंशियल पीस वेजेस में बताता है, पीस वेजेस सिस्टम में। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है।